स्टडी IQ चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। ये हमारा वर्ल्ड मैप की सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जितनी भी कंट्रीज हैं, उसके आसपास की जितनी भी वाटर बॉडीज या इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। लेक्चर 2 और 3 के अंदर हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो पहले नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देख लीजिए, और अगर आप देख चुके हो तो एक बार उसको अपनी नोटबुक से रिवाइज कर लीजिए। अगेन आई वुड से कि आप प्लीज अपनी नोटबुक अपने साथ में लिख के बैठना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स मैं आपको बताऊं आप उसको नोट करते जाइए। ये वर्ल्ड मैप का पूरा सीरीज आपको ना सिर्फ UPSC प्रीलिम्स मेंस के लिए, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हो या फिर आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरोप के साथ। यूरोप के बारे में पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताती हूँ। जैसे एक तो जो यूरोप है ये हमारा 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। हम आपको पता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 2nd स्मॉलेस्ट और 6th लार्जेस्ट। 6th लार्जेस्ट मतलब नीचे से इसका 2nd नंबर आता है, और 2nd स्मॉलेस्ट बोल सकते हो इसको। इससे जो छोटा कॉन्टिनेंट है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो आता है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई एरिया वाइज इंफॉर्मेशन। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ये 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है ये। एरिया वाइज ये 6th आता है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज ये 3rd आता है। और ये जो पार्ट है, देखो आप हमने हमारे लेक्चर नंबर 0 के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा पेंजिया था सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया जब स्प्लिट होके लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के अंदर स्प्लिट हो गया था। तो जो लोरेशिया था, ये लोरेशिया बाद में जाके किस में स्प्लिट हो गया था? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के अंदर। तो ये जो यूरोप पार्ट है ये यूरेशिया का वेस्टर्न पार्ट है। पूरा जो यूरेशिया था उसका जो वेस्टर्न पेनिनसुला है उसको हमने यूरोप कॉन्टिनेंट नाम दिया है। तो एक्चुअली ये यूरोप एशिया के साथ एक प्लेट में, एक टेक्टोनिक प्लेट के साथ कनेक्टेड है। और इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पेनिनसुलाज हैं। और इसको पेनिनसुला ऑफ यूरेशिया भी बोलते हैं। यूरेशिया जो पूरा कॉन्टिनेंट जो टेक्टोनिक प्लेट है यूरोप और एशिया का, उसका पेनिनसुला भी बोलते हैं इसको। अगर हम इसके डिवीजन की बात करें कि ये एशिया से किस तरीके से डिवाइड हुआ है, तो ये हमने पुराने वाले लेक्चर में भी देखा था कि जो यूराल माउंटेन है जो नॉर्थ से साउथ के बीच में चलता है, जो नॉर्थ एंड साउथ इस तरीके से है, वो यहाँ पे रशिया है और ये यहाँ पे यूरोप आता है। तो फिजियोग्राफिकली ये यूराल माउंटेन यूरोप को एशिया से अलग करता है। और अगर हम रिवर की बात करें तो जो यूराल रिवर है, जो यूराल माउंटेन से निकलती है वो, और कैस्पियन और ब्लैक सी हमने देखा था। कैस्पियन सी जो है ये क्या था? हमारा लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी था। और जो ब्लैक सी है वो मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाके ओपन होता था। तो ये 4 फिजिकल फीचर के साथ एशिया से डिवाइडेड है। कौन सा? यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन एंड ब्लैक सी के थ्रू। और इसका जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको स्वालबार्ड बोलते हैं। स्वालबार्ड क्या है? स्वालबार्ड बोलते हैं इसको। स्वालबार्ड आर्किपेलागो जो है ये नॉर्वे का एक पार्ट है, और बिल्कुल इसके नदर्न मोस्ट टिप पे, बिल्कुल आर्कटिक सर्कल का हमारा जो नदर्न मोस्ट पोल है वहां पे लोकेटेड है। इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो हम इसकी स्लाइड में देखेंगे। और इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो ग्रीस और माल्टा के आइलैंड्स है। ग्रीस और माल्टा ये इसका यूरोप कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अच्छा, ये रशिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो रशिया है इसका 75% एरिया एशिया के अंदर लाई करता है। जब हम पहला लेक्चर नंबर 2 देख रहे थे जिसमें हमने नदर्न एशिया का पार्ट देखा था, तो मैंने वहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जब आप रशिया का मैप देखते हो तो आप उसमें कौन सी एक यूनिक सी चीज नोटिस करते हो। तो हमने क्या देखा था कि इसका जो वेस्टर्न वाला एरिया था जो यूरोप के पास है वो हेवीली सेटल्ड एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सिटीज थी। तो यही चीज ये बोल रहा है कि हालांकि और ये वाला एरिया है ये साइबेरिया का एरिया था। तो व्हाट इट इज सेइंग कि 75% इसका जो फिजिकल एरिया है वो कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में आता है, और 25% इसका यूरोप में आता है। लेकिन रशिया की अराउंड 77% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इसके यूरोपियन रशिया में रहती है। ठीक है, मतलब एरिया वाइज जो है वो
रशिया यूरोप में कम है, अराउंड 25% है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज ये 77% ऑफ द पॉपुलेशन इसकी यूरोपियन में रहती है। रीज़न आपको पता है, मैंने बताया था, क्योंकि जो साइबेरिया वाला एरिया है ये बहुत कोल्ड है और अनहेबिटेटेड है। यहाँ पे पॉपुलेशन को सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे पेनिनसुलाज हैं, तो जो इसके सबसे ऊपर की नदर्न कंट्रीज हैं, अभी हम सबसे पहले उन्हीं की स्टडी करेंगे, जिसका जो उनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। ये कंट्रीज आती हैं नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड और डेनमार्क। इन 4 कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, क्योंकि और उसके नीचे एक बाल्कन स्टेट आता है। बाल्कन स्टेट इसके सदर्न साइड में आता है, अराउंड मेडिटेरेनियन सी के पास। हम इसको डिटेल से देखेंगे। तो बाल्कन स्टेट में कौन सी कंट्रीज आती है? यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया। ये जो सारी कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट के साथ लगती है, उनको बाल्कन स्टेट्स बोलते हैं। और ऐसे ही बाल्टिक स्टेट्स हैं। बाल्टिक स्टेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है ये बाल्टिक पेनिनसुला पे लोकेटेड है, इसलिए। तो उसमें कौन सी 3 कंट्रीज आती हैं? इन 3, लातविया, लुथेनिया और इस्तोनिया, इन तीनों को बाल्टिक स्टेट्स बोला जाता है। इसी तरीके से जो हमारा एक बिल्कुल डिफरेंट आइलैंड का ग्रुप है, जिसको हम ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं। ये ब्रिटिश आइल्स एक्चुअली हम इसको डिटेल से देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ये पॉइंट रखा है कि जो इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक यूके है, एक ग्रेट ब्रिटेन है और एक ब्रिटिश आइल्स है। ये तीनों अलग अलग पार्ट हैं, ये तीनों सेम नहीं है। और किस तरीके से अलग है इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि जो मॉस्को है, मॉस्को क्या था? रशिया का कैपिटल। ये रशिया का कैपिटल जो है, इसको पोर्ट ऑफ 5 सीज भी बोलते हैं। पोर्ट ऑफ 5 सीज का मतलब क्या है कि जो मॉस्को है, एक कनाल है वोल्गा कनाल। ये वोल्गा कनाल के थ्रू मॉस्को 5 सी से कनेक्टेड है। और कौन से 5 सी? कैस्पियन सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, व्हाइट सी और सी ऑफ अजोव। इन 5 सी के थ्रू ये मॉस्को कनेक्टेड है। तो इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि यहाँ से मतलब कम्युनिकेशन, जो शिपिंग कम्युनिकेशन है, वो कितना आसान रहता होगा कि ये अपने चारों तरफ जितने भी इसके सीज हैं उन सब से ये कनेक्टेड है। तो अगर हम वर्ल्ड मैप पे यूरोप का लोकेशन देखें तो ये वाला पूरा एरिया जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये स्वालबार्ड का एरिया है, ये वाला। और यहाँ पे ये ब्रिटिश आइल्स की जो हम बात कर रहे थे वो, एंड यहाँ पे हमारी ये आइलैंड है, अभी हम आइसलैंड है, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। एंड देन यहाँ पे ये हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे हमारी बाल्टिक कंट्रीज आती हैं। हम इसको 1 बाय 1 पूरा देखेंगे। ऑरेंज वाला पूरा एरिया जो है ये हमारा यूरोप का नेशन है। अगर हम देखें तो कौन सी वाटर बॉडीज इसके सराउंड है, तो सबसे ऊपर क्या है हमारा? आर्कटिक ओशन। सबसे ऊपर आता है हमारा आर्कटिक ओशन। और उसके यहाँ पे इसके वेस्टर्न साइड के अंदर कौन सा ओशन है? ये अटलांटिक ओशन। तो ये 2 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। और नीचे की तरफ देखें तो ये वाला हमने क्या देखा था, याद है आपको? कैस्पियन सी था ये हमारा। और इसके यहाँ पे ये वाला कौन सा सी था? ये था हमारा ब्लैक सी। और ये वाला जो पूरा एरिया दिख रहा है ये क्या है? ये है मेडिटेरेनियन सी का एरिया। तो कितनी 5 वाटर बॉडीज देखी हमने। सबसे ऊपर आर्कटिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन वेस्टर्न साइड में, और सदर्न साइड में किससे घिरा हुआ है? ये कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी से। अच्छा, कॉन्टिनेंट में अगर हम लैंड वाइज इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो ये सिर्फ किससे कनेक्टेड है? एशिया से। ये इसी कॉन्टिनेंट प्लेट पे है, ये वाला पूरा एरिया एशिया का है। और कौन सी कंट्रीज से कनेक्टेड है ये? यहाँ पे है रशिया, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे रशिया है हमारा। और ये यहाँ पे हमारा टर्की देखा था हमने, याद है आपको? टर्की में आपको मैंने बताया था कि जो टर्की है वो यूरोप का पार्ट भी है और एशिया का पार्ट भी है, छोटा सा। ये देखो आपको व्हाइट कलर का यहाँ पे डॉटेड एक दिख रहा होगा, ये एशिया का पार्ट है। एंड देन यहाँ पे हमने क्या देखा था? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। और यहाँ पे हमने देखा था काजाकिस्तान का एरिया। तो ये जो 5 कंट्रीज हुई हमारी, कौन सी? टर्की, रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और काजाकिस्तान वाली, इनको ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज बोलते हैं। ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज क्या होती हैं? जो एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ अटैच करती है, कनेक्ट करती है, उनको बोलते हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल। तो कितनी, कौन सी 5 कंट्रीज हो गई? टर्की, रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान और काजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज हो गई। ठीक है, तो अभी हम एक बार इसका पूरा मैप देखते हैं। देखो सीज देखें, इसके आसपास कौन से सी है? ऊपर हमने देख लिया था, ये वाला आर्कटिक ओशन है,
यहाँ पे हमने देख लिया था ये अटलांटिक ओशन है और सबसे ऊपर बेरेंट सी है और ये यहाँ पे व्हाइट सी है, ये दोनों, और नॉर्वेजियन सी, ये तीनों सी जो है ये आर्कटिक ओशन के पार्ट हैं। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ सी है यहाँ पे और यहाँ पे बाल्टिक सी है और यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया है। तो इन एक्चुअली आपको इनका एक लोकेशन ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ सी कहाँ पे लोकेटेड है तो आपको एटलीस्ट इतना ध्यान होना चाहिए कि अच्छा नॉर्थ सी जो है वो यूरोप में कहीं लोकेटेड है, तो आप अच्छे से एलिमिनेट भी कर सकते हो और सही आंसर टिक कर दोगे। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट सी कहाँ लोकेटेड है। देखो ये पूरा व्हाइट सी रशिया के एरिया के अंदर लोकेटेड है एंड देन कम्स द बेरेंट सी जो नदर्न सी है आर्कटिक ओशन का। और उसके बाद में जब हम यहाँ पे देखते हैं इसके सदर्न साइड के अंदर, तो ये वाला जो एरिया है ये इसको स्ट्रेट ऑफ गिलबर्टार बोलते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। ये है हमारा पूरा मेडिटेरेनियन सी। अभी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको आइलैंड्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी वाटर बॉडीज भी है, जैसे ट्रेनियन सी हो गया, एड्रियाटिक सी हो गया, ये पूरा बड़ा वाला एरिया मेडिटेरेनियन सी है। और यहाँ पे ये है एजियन सी और यहाँ पे ये हमारा ब्लैक सी और यहाँ पे है हमारा कैस्पियन सी। तो ये सारी वाटर बॉडीज हो गई कि कितनी प्रोमिनेंट बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज यूरोप के चारों तरफ है। तो हम सबसे पहले यूरोप के सब रीजन्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये हमने एशिया में भी करा था, हम इसमें भी देखेंगे कि हम इसको सब रीजन्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। सबसे ऊपर वाला हमारा नदर्न यूरोप है, जिसके अंदर हमारी कौन सी कंट्रीज आती हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और हमारा आइसलैंड का पार्ट आता है। ये सारा पार्ट आता है हमारा नदर्न यूरोप के अंदर। देखो ये 60 डिग्री जो है ये आर्कटिक सर्कल का लाइन है और आर्कटिक सर्कल का लाइन नॉर्वे और स्वीडन से होके निकल रहा है। इसको हम बाद में डिटेल में भी देखेंगे, पर आपको ये एक बार यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि ये आर्कटिक सर्कल का लाइन यूरोप को क्रॉस करके निकलता है। यूरोप जो है वो पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर फॉल होता है। मोस्टली ईस्टर्न हेमिस्फेयर, देखो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, प्राइम मेरिडियन के इस तरफ ईस्ट वाला जो है ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है। तो ऑलमोस्ट इस पार्ट को हटा के ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है और ये वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है। और 0 डिग्री इक्वेटर जो है हमारा, उससे ऊपर वाला एरिया जो है उसको हम नदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं और उससे नीचे वाला जो एरिया है उसको हम सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो यूरोप का जो पार्ट है ये कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फेयर मतलब पूरा 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर आता है और ये मोस्टली ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है। मोस्टली क्यों? क्योंकि कुछ एरिया इसका वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर भी फॉल होता है। उसके बाद में हम ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज देखेंगे, ये पूरा एरिया, इसके अंदर हम बाल्टिक स्टेट्स भी देखेंगे, बाल्कन स्टेट्स भी देखेंगे और टर्की का ये जो ये देखो ये एरिया मैं बता रही थी आपको बार बार कि टर्की का ये वाला जो एरिया है ये एशिया कॉन्टिनेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर फॉल होता है। एंड देन वी विल सी कि सदर्न यूरोप के अंदर कौन सी कंट्रीज आती हैं एंड वेस्टर्न यूरोप के अंदर, और ये पूरा ब्रिटिश आइल्स का हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नदर्न यूरोप से। नदर्न यूरोप के अंदर हमने कौन कौन सी कंट्रीज देखी थी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड की कंट्रीज देखी थी। तो इसमें जो सबसे बड़ा सी है वो है बाल्टिक सी। इस बाल्टिक सी की वजह से इसके चारों तरफ जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको नाम दिया गया है बाल्टिक कंट्रीज या फिर बाल्टिक रीजन, इसको बाल्टिक रीजन बोलते हैं। तो इसमें देखो ये आपको ध्यान रखना है, आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कि बाल्टिक सी के चारों तरफ कौन सी कंट्रीज हैं। तो कौन सी देख रहे हैं हम, डेनमार्क है, जर्मनी, पोलैंड और ये छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको ये है रशिया का एरिया है, तो रशिया भी है इसके साथ में। एंड देन लिथुविया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड एंड स्वीडन, ये सारी की सारी कंट्रीज बाल्टिक रीजन बनाती हैं। एक बार फिर से देखें, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुविया, रशिया, पोलैंड, जर्मनी एंड डेनमार्क, इसको बोलते हैं बाल्टिक रीजन। एंड देन यहाँ पे आपको दो गल्फ दिखेंगे, एक तो गल्फ ऑफ फिनलैंड है। अभी गल्फ ऑफ फिनलैंड अपने नाम से पता चल रहा है कि फिनलैंड के पास होगा, तो दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड। और यहाँ पे आपको रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है विच इज कॉल्ड इज सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये गल्फ ऑफ फिनलैंड के बिल्कुल यहाँ पे कोस्ट पे लोकेटेड है। आपको इसका लोकेशन ध्यान रखना है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये कोस्टल सिटी है। एंड देन गल्फ ऑफ बोथनिया भी आता है। गल्फ ऑफ बोथनिया किसके बीच में है, सीधा क्वेश्चन अगर आए गल्फ ऑफ बोथनिया किसके बीच में है, तो हम क्या बोलेंगे, स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये हमारा हो गया बाल्टिक रीजन का। अभी हम इसके और भी ऊपर चलते हैं, तो ये देखो मैंने बताया था कि ये स्कैनडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो ये इसकी वजह से इसको स्कैनडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। अगर हम इसके और भी नॉर्थ में जाएं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्वालबार्ड दिख रहा है। अभी स्वालबार्ड के बारे में आप, ये है नॉर्वे का पार्ट, ये जो नॉर्वे कंट्री है ये नॉर्वे कंट्री के अंडर कंट्रोल में है, ये स्वालबार्ड आर्किपेलागो है पूरा। तो इसके बारे में आप एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लिखोगे अपनी कॉपी में कि यहाँ पे सीड वॉल्ट है, वर्ड का सीड वॉल्ट है। वर्ड सीड वॉल्ट क्या होता है, ये जो है ये 2008 में खुला था। सीड आपको पता है क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम बीज, और वोल्ट क्या होता है कि जहाँ पे किसी चीज को सेव करके रखा जाता है। तो इसको सेव करके रखे जाने की क्या जरूरत पड़ी थी कि किसी भी नेचुरल या फिर मैन मेड अगर कोई भी ऐसी घटना या दुर्घटना घटित हो जाती है जिससे अगर किसी क्रॉप को नुकसान हो जाता है या फिर अगर कोई क्रॉप एक्सटेंट होने के कगार पे रहती है, तो उनके जितने भी सीड्स हैं उन सबको यहाँ पे सेव करके रखा गया है। अभी ये लोकेशन क्यों चूज करा गया है, क्योंकि आप देखो ये जो एरिया है ये पोल के बहुत पास में है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा पोल का एरिया आ जाता है। तो ये नेचुरली बहुत ही कूल है और ये स्टेबल एरिया है, ये नेचुरली कूल है। आपको इसमें मतलब कोल्ड स्टोरेज, अगर आप किसी चीज को बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, तो हम लोग उसको किस में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। तो ये काइंड ऑफ ए नेचुरल कोल्ड स्टोरेज है। तो और दूसरा रीजन क्या है कि ये जो है ये कंपैरेटिवली स्टेबल रीजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह से भी ये एक सेफ एरिया है कि यहाँ पे अगर हम किसी सीड को, क्रॉप के जितने भी सीड्स हैं उनको अगर हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो अगर इन केस कोई भी नेचुरल क्लैमिटी या फिर मैन मेड डिजास्टर होता है तो हमारे पास एटलीस्ट उसका सीड प्रिजर्व रहेगा कि हम फिर से उसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं, फिर से उसकी खेती कर सकते हैं। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्वालबार्ड के बारे में याद रखना है। उसके बाद में हम यहाँ पे ये हमने देख लिया है, नॉर्वेजियन सी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये आर्कटिक सर्किल इसमें से क्रॉस होता है और नॉर्वेजियन सी जो है ये आर्कटिक ओशन का पार्ट है। अभी हम चलते हैं सेंट्रल यूरोप की तरफ। सेंट्रल यूरोप में ये जो बीच वाली सारी कंट्रीज हैं ये आती हैं। इसमें देखो कौन सी कंट्री आती है, एक तो आती है जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल क्या है, बर्लिन, एंड देन आता है पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी। इनफैक्ट जो पूरा यूरोप है यहाँ से सिविलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था। सिविलाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी, जैसे अपनी एंशिएंट ग्रीस की लोकेशन हो गई या रोमन एम्पायर हो गया। और जो पूरा यूरोप है इसको हम लोग बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, यहाँ से डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी। इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक छोटा सा फैक्ट है जो आपको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने के काम आएगा। इसको बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं यूरोप को। तो सेंट्रल ये जर्मनी और पोलैंड काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो है दोनों बाल्टिक सी के अंदर ओपन होती है, अभी हमने देखा था। उसके बाद में और कौन सी कंट्री है, पहले एक चेकोस्लोवाकिया नाम करके, अगर आपको याद हो तो बचपन में एक जोक भी बोला जाता था कि आप कौन सी कंट्री से हो, देन इफ समवन वुड से चेकोस्लोवाकिया तो वो स्पेलिंग में हमेशा प्रॉब्लम होती थी, तो सब हमेशा सबसे छोटी कंट्री का नाम लेते थे। तो दिस इज चेकोस्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया बाद में डिवाइड होके चेक रिपब्लिक अलग हो गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। तो अभी ये 2 कंट्रीज बन गई हैं, चेक और चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। उसके नीचे आता है हंगरी। हंगरी का जो कैपिटल है वो है बुदापेस्ट। आपने एक मूवी के बारे में सुना होगा, बुदापेस्ट होटल। ये एक बुक भी है और ये एक मूवी भी बनी है उसी बुक पे, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी गुड मूवी। अगर आपको टाइम मिले तो आप देख भी सकते हो। तो हंगरी का जो कैपिटल है वो है बुदापेस्ट। उसके बाद में आता है स्लोवेनिया। अभी आपको ये देखो, स्लोवेनिया जो है ये एड्रियाटिक सी के अंदर ओपन होता है और ये है स्लोवाकिया। आपको दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। स्लोवाकिया इज डिफरेंट एंड स्लोवेनिया इज डिफरेंट। स्लोवेनिया जो है ये एड्रियाटिक सी में ओपन होता है, वेर स्लोवाकिया जो है ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। आपको दिख रहा है ये बिल्कुल लैंडलॉक्ड है। और लैंडलॉक्ड क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छे से, आपको ये फैक्चुअल डिटेल ध्यान रखना है। और उसके जस्ट ऊपर है ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल क्या है, वियना। और यहाँ पे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तो बहुत सारी यशराज की मूवीज में दिखाया जाता है। हमारी जो हम सबकी जो फेवरेट मूवी है DDLJ, उसकी भी सारी शूटिंग यहीं पे हुई थी स्विट्जरलैंड के अंदर। और उसके बिल्कुल पास में आपको यहाँ पे दिखेगा, ये एक मैं रेड कलर से बनाती हूँ, ये वाला जो दिख रहा है डॉट ब्लू कलर का, ये एक छोटा सा कंट्री है लिंचेस्टाइन। ये लिंचेस्टाइन एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में लोकेटेड है।
यहाँ पे ये एरिया आपको पेन मूव होता हुआ दिख रहा है, ये वाला एरिया स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में एक कंट्री है लिंचेस्टाइन, और ये जर्मनी हम देख ही चुके हैं। तो ये सारी कंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अभी सारी कंट्रीज के बारे में सीधा क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कि आपसे कैपिटल पूछ ली जाए कि जर्मनी का कैपिटल क्या है, आपसे क्रॉस करके पूछा जाए कि आपको जर्मनी दे दिया, पोलैंड दे दिया, एंड आपको ऑस्ट्रिया दे दिया, और आपको हंगरी दे दिया, और यहाँ पे आपको लिख दिया कि कैपिटल की एक बुदापेस्ट दे दिया, एक बर्लिन दे दिया, और एक हमारा वॉर्सो दे दिया, और एक हमारा वियना दे दिया, कि इनको मैच करो। तो हम कर लेंगे कि जो बर्लिन है वो जर्मनी का कैपिटल है, जो बुदापेस्ट है वो हमारा हंगरी का कैपिटल है, जो वॉर्सो है वो हमारा पोलैंड का, और जो वियना है वो हमारा ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। तो इस तरीके से आपको इनकी ये इंपॉर्टेंट जितनी भी कंट्रीज हैं उनका कैपिटल ध्यान में रखना है। उसके अलावा ये हम आगे की स्लाइड में भी देखेंगे, पर एक बार क्योंकि ये काफी क्लियरली दिख रहा है तो देखते हैं कि इनमें से लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन सी हैं। तो लैंडलॉक्ड का मतलब क्या है कि जो किसी भी वाटर बॉडी से नहीं मिल रही है, ओपन वाटर बॉडी से। एक तो हो गया हमारा हंगरी, चेकोस्लोवाकिया बोल दिया जाए इसको, चेक एंड स्लोवाकिया, एंड देन ऑस्ट्रिया, देन लिंचेस्टाइन एंड स्विट्जरलैंड। सेंट्रल यूरोप के अंदर काफी सारी कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं, ये किसी भी कंट्री से नहीं मिल रही। और उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे भी देखो, एक यहाँ पे आपको दिखेगा लक्समबर्ग। लक्समबर्ग जो है ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो बेल्जियम और जर्मनी के बीच में, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बीच में सैंडविच्ड है लक्समबर्ग। जैसे लिंचेस्टाइन देखा था हमने जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है, उसी तरह से लक्समबर्ग है जो बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बीच में बिल्कुल सैंडविच्ड है। ये वाला एरिया जो दिख रहा है, अगर मैं इसको रेड करूं तो ये वाला पूरा जो एरिया है ये है लक्समबर्ग का एरिया। ठीक है, अभी हम चलते हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में कौन सा आता है? एक तो रशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो आता है। अच्छा, अगर आप हमने मॉस्को को द सिटी ऑफ 5 सीज बोला था, अब देखो ये है मॉस्को। अभी आप देखो यहाँ से ये जो कनाल निकल रही है, समहाउ इट इज कनेक्टिंग इट विद द व्हाइट सी। यहाँ पे देखो कैस्पियन सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी और बाल्टिक सी, इन पांचों से ये कनेक्टेड है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो फिर आप ये सोचो कि इसका जो अप्रोच है, इसका लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट होगा कि अपने चारों तरफ की सी से ये कनेक्टेड है। तो मॉस्को इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। उसके अलावा हमने क्या देखा था, हम ये सब कंट्रीज देख चुके हैं। तो उसके बाद आता है बेलारूस। बेलारूस का कैपिटल क्या है? मिन्स्क, और बेलारूस है लैंडलॉक्ड कंट्री। उसके नीचे आता है यूक्रेन। यूक्रेन के बिल्कुल यूक्रेन जो है वो रशिया से काफी कनेक्ट होता है, और यूक्रेन का एक एरिया है क्रीमिया, जो रशिया के साथ, जिसपे रशिया बोलता है कि हमारा अधिकार है, और यूक्रेन और रशिया के बीच में उस चीज को लेके काफी टसल चलता है। एंड देन यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंट्री दिखेगा, मालडोवा। ये मालडोवा भी जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। सो बेलारूस एंड मालडोवा दोनों लैंडलॉक्ड कंट्री है, वेयर इज यूक्रेन ये ब्लैक सी से मिलता है और सी ऑफ अजोव के साथ अंदर ओपन होता है। सो इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। अच्छा, हमने बात करी थी जॉर्जिया और अजरबैजान की ना, हमने क्या बोला था कि ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं। देखो ये इसके साथ, ये जो हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसके साथ मिलता है, तो इसीलिए इसको ट्रांसकॉन्टिनेंटल बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला में क्या है, ये सारी कंट्रीज हम, स्लोवेनिया हमने देख लिया था, स्लोवेनिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, मालडोविया, ये तक हम देख चुके हैं सारा। मालडोवा हमारा जो है लैंडलॉक्ड कंट्री था। उसके नीचे जब हम चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एक तो हमें दिख रहा है रोमानिया और बुल्गारिया। बुल्गारिया का कैपिटल क्या है? सोफिया। और ये देखो ये है टर्की का यूरोप वाला पार्ट। इसको एक बार सेपरेट रखो, इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। हम पहले यहाँ पे देखते हैं। एंड देन यहाँ पे स्लोवेनिया देखा था, और मैंने बोला था कि स्लोवेनिया को स्लोवाकिया से कंफ्यूज नहीं करना है, स्लोवेनिया। और यहाँ पे है क्रोएशिया, और यहाँ पे है बोस्निया, यहाँ पे है सर्बिया जिसका कैपिटल है बेलगार्ड, और यहाँ पे है मोंटेग्रो, और यहाँ पे है मैकेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस। तो ये सारी कैपिटल, ये इन सारी कंट्रीज की कैपिटल भी आपको ध्यान में रखनी है। एक तो हो गया स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेग्रो, मैकेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस एंड सर्बिया, बुल्गारिया एंड रोमानिया। इसमें से हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन फिर भी अगर हम अभी देखें तो हमें कौन सी लैंडलॉक दिख रही है? मालडोवा का हम देख चुके थे, हंगरी भी हम देख चुके थे, स्लोवाकिया भी देख लिया था हमने, सर्बिया लैंडलॉक्ड है,
रोमानिया लैंडलॉक्ड नहीं है, ये देखो ब्लैक सी के साथ ओपन हो रहा है, लेकिन मैकेडोनिया जो है ये लैंडलॉक्ड है। ये सारी कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं। और ग्रीस जो है वो बिल्कुल नीचे आता है, एथेंस ग्रीस। और ये देखो ग्रीस का लोकेशन आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे ट्रेनियन सी है, यहाँ पे सी ऑफ कैरेट है, और यहाँ पे एजियन सी के अंदर, ये मतलब 3 सी के अंदर ओपन होता है। अच्छा अब हम बात करते हैं टर्की का, आप ध्यान से सुनना। टर्की जो है यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को बोलते हैं डार्डेनल्स स्ट्रेट, DARDANELLES, डार्डेनल्स स्ट्रेट बोलते हैं इसको। ये स्ट्रेट जो है दिस इज द ओनली वाटर पैसेज, सिर्फ इकलौता वाटर पैसेज है जो ब्लैक सी को एजियन सी से कनेक्ट करता हुआ मेडिटेरेनियन सी में कनेक्ट करता है। यहाँ पे ये वाला जो आपको दिख रहा है वाटर बॉडी, इसको बोलते हैं सी ऑफ मरमारा, सी ऑफ मरमारा। सी ऑफ मरमारा जो है ये कंप्लीटली टर्की वाले एरिया के अंदर एनक्लोज्ड है। ये वाला एरिया ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा से कनेक्ट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है, डार्डेनेल्स स्ट्रेट, ठीक है। और ये फिर उसके बाद में यहाँ पे एजियन सी से कनेक्ट होता हुआ मेडिटेरेनियन सी के साथ जाता है। तो इसका ये लोकेशन देखो आप कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं, जो हमने अभी यूक्रेन देखा था, रशिया देखा था, उन सब के लिए ये वाला जो स्ट्रेट है ये कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसकी सदन के अंदर कौन सी कंट्रीज हैं। तो ये सब हम देख चुके हैं, ग्रीस, एथेंस, अल्बानिया, ये क्रोएशिया से लेके स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ये लिंचेस्टाइन हमने देखा था जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है। और उसके बाद में हम लक्समबर्ग भी देख चुके हैं जो किसके बीच में था, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बीच में था। ये सारी कंट्रीज हम देख चुके हैं। नाउ लेट्स फोकस टू इटली। इटली है, इटली यहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे इसका कैपिटल है रोम। और इसके बिल्कुल पास में एक इटली के अंदर ही ये आपको दिख रहा है डॉट, ये वाला जहाँ पे मेरा पेन मूव कर रहा है, ये है सैन मेरिनो। सैन मेरिनो जो है ये एक बिल्कुल इटली के अंदर ही कंट्री है और जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है इटली के अंदर। और यहीं पे आपको दिखेगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी भी रोम इटली के बिल्कुल अंदर है। तो 2 कंट्रीज हैं जो इटली के अंदर लोकेटेड हैं, कौन सी, सैन मेरिनो एंड वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के बारे में डिटेल ये है कि वेटिकन सिटी इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री, नाम इसका सिटी है लेकिन ये कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड है ये वेटिकन सिटी। उसके बाद में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि एक मोनाको नाम का बिल्कुल यहाँ पे कोस्टल के पास एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है मोनाको। अच्छा आप बोलोगे कि यहाँ पे इतने छोटे छोटे कंट्रीज हैं, मतलब ये तो बिल्कुल, मतलब सैन मेरिनो तो एकदम छोटा सा बिल्कुल डॉट जैसा दिख रहा है। तो ये जो यूरोप इतनी छोटी कंट्रीज में बट गया था, इसको बाल्कनाइजेशन बोलते हैं। बाल्कनाइजेशन, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इंडिया का भी बाल्कनाइजेशन करने का कोशिश किया गया था, जिसका मतलब है कि इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दिया जाए। तो ये मतलब ये इस तरीके से समझिए कि इन सारी कंट्रीज को छोटे छोटे कंट्रीज के अंदर बांट दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के ड्यूरेशन के अंदर। तो ये बाल्कनाइजेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद में हमारी 2 कंट्रीज रह गई थी, एक पेरिस, फ्रांस रह गया था, और फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस, तो वेरी फेमस पेरिस। और उसके नीचे हमारा है स्पेन और पुर्तगाल। अच्छा स्पेन और पुर्तगाल वाला ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं इब्रियन पेनिनसुला। इब्रियन पेनिनसुला बोलते हैं इसको। तो इनको इब्रियन कंट्रीज भी बोलते हैं। स्पेन और पुर्तगाल दोनों इब्रियन पेनिनसुला पे है। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। और यहीं पे आपको एक छोटा सा कंट्री दिखेगा, अंडोरा। अंडोरा जो है ये स्पेन और फ्रांस के बीच में। आपको इन 3 कंट्रीज के बारे में स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। एक तो लिंचेस्टाइन, मैं फिर से दिखाती हूँ, एक तो लिंचेस्टाइन, एक लक्समबर्ग और एक अंडोरा। और ये किन कंट्रीज के बीच में फॉल करती है, लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया, लक्समबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस, और अंडोरा फ्रांस और स्पेन के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है। और पुर्तगाल और स्पेन जो है ये इब्रियन पेनिनसुला पर है। सो ये हमने ऑलमोस्ट इसके सारे, और ये ऊपर है हमारा नीदरलैंड्स जिसकी कैपिटल है एम्स्टरडैम। क्वीन मूवी के अंदर आपने देखा होगा एम्स्टरडैम, तो दिस इज द सेम एम्स्टरडैम हियर।
तो उसके बाद में हम चलते हैं कि ब्रिटिश आइल्स का क्या है। सबसे ऊपर ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया यहाँ पे, इस वाले एरिया के बारे में अब हम देखते हैं। तो ब्रिटिश आइल्स किसको बोलते हैं, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ब्रिटिश आइल्स जो है, ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको, आयरलैंड एरिया, नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये पूरा एरिया ब्रिटिश आइल्स कहलाता है। ये पूरा आइलैंड ब्रिटिश आइल्स कहलाता है। उसके बाद में हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ आए। उसके बाद में है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं, इसको हटा के ये आपको जो ऑरेंज और येलोइश कलर में दिख रहा है, ये पूरा एरिया यूनाइटेड किंगडम है, विच मीन्स नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, और ये सारा का सारा क्वीन एलिजाबेथ के अंडर आता है। ये एरिया इसको बोलते हैं यूके। जो हम बोलते हैं ना कि यूके, तो यूके इज दिस एरिया। और उसके बाद में आता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन वाला एरिया आता है सिर्फ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। सिर्फ ये वाला जो आइलैंड दिख रहा है आपको, ये वाला आइलैंड आता है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, जिसके अंदर आता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो आपको ये ध्यान रह जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया जाए कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो हम बता देंगे कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर इस आयरलैंड को हटा के नदर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है। ये हमें ध्यान रखना है। और हमें ध्यान रखना है कि लंदन कहाँ पे है, यहाँ पे है लंदन की लोकेशन। और ये पूरा का पूरा कौन से सीज के बीच में है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ सी था, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, यहाँ पे हमारा इंग्लिश चैनल। पेन का कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेट्स चेंज द कलर टू ब्लू। तो ये पूरा किसके बीच में आता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी के बीच के अंदर। और ये पूरा एरिया है, इसको क्या बोलेंगे हम, यूके। और सिर्फ इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेट ब्रिटेन। और पूरे सारे आइलैंड्स को क्या बोलेंगे हम, ब्रिटिश आइल्स। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, मैंने काफी बार रिवाइज करा दिया है, आई होप आप अब नहीं भूलेंगे। अच्छा, तो ये हमने ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज हमने देख ही ली है, सारी कंट्रीज हमने स्टडी कर ली है यूरोप की। तो हम क्या देखते हैं कि यूरोप में काफी सारी वाटर बॉडीज हैं, मतलब ये चारों तरीके से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके अंदर 14 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, मतलब जो किसी भी तरह के ओपन वाटर बॉडी से नहीं मिलती हैं। कौन कौन सी है, एक हमने देखी थी बेलारूस, माल्डोवा, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टाइन, लक्समबर्ग, अंडोरा, जो किसके बीच में, ये है हमारा फ्रांस का एरिया और ये हमारा स्पेन का एरिया, और वेटिकन सिटी, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी इटली के अंदर लोकेटेड है, सर्बिया, कोसोवो एंड मैकेडोनिया। ये सारी की सारी 14 कंट्रीज जो हैं ये कंप्लीटली लैंडलॉक्ड हैं। अगर आप इनका नाम याद रखते हो तो आपको एलिमिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार हम फिर से देखें, बेलारूस, माल्डोवा, कोसोवो, मैकेडोनिया, सर्बिया, सैन मरीनो, वेटिकन सिटी, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, लिंचेस्टाइन, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड, अंडोरा। ये सारी की सारी 14 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं यूरोप की। तो ये हम पूरा स्टडी मैप कर चुके हैं, हमने देख लिया बेरेंट सी है, यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है, ये हमारा व्हाइट सी है, ऊपर हमारे यहाँ पे स्वालबार्ड का आर्किपेलागो था जो नॉर्वे के अंडर है, ये हमारा आइसलैंड का एरिया है, और ये बिल्कुल इसके वेस्टर्न के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये हमारा ब्रिटिश आइल्स का एरिया है पूरा का पूरा, इसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको हम बाल्टिक नेशंस बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे ये बाल्कन स्टेट्स हैं जो कि पूरे बाल्कन पेनिनसुला पे लोकेटेड हैं। ये सब हम देख चुके हैं। सी ऑफ अजोव हमने देख लिया था, ब्लैक सी देख चुके हैं, और यहाँ पे ये हमारे स्टेट ऑफ डार्जिलिंग है जो एजियन सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करता है। ये सी ऑफ मारमारा भी था, ये आयोनियन सी। सो दिस होल, और इसको क्या बोलते हैं, इब्रियन पेनिनसुला, पुर्तगाल और स्पेन जिसपे है वो इब्रियन पेनिनसुला कहलाता है। सो दिस इज दी होल स्टडी ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। इसके पॉलिटिकल सारे फीचर्स हम स्टडी कर चुके हैं। बाकी इसके जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनको हम जिस तरीके से हम लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे उसमें हम स्टडी करते रहेंगे। तो ये वाला लेक्चर यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।